यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्रेनर अनिल चौहान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फॉन्ट्स एंड हाइपरटेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर फॉन्ट्स एंड हाइपरटेक्स्ट है, ये हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को ये कंटेंट्स बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो फॉन्ट से रिलेटेड टर्म्स हैं, स्केलिंग, ट्रैकिंग, लीडिंग, केर्निंग, फॉन्ट, इन टर्म्स को हम लोग पढ़ेंगे। और फिर कैटेगरीज ऑफ टाइपफेसेस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यू आर वॉचिंग कॉमटेक एडू टीवी। डिस्कस यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि जो मल्टीमीडिया है उसमें टेक्स्ट का क्या इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले टेक्स्ट क्या है इसको देखते हैं। टेक्स्ट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा। बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा। आप नोटपैड में भी काम करते हो ना, नोटपैड में जो भी कुछ टाइप करते हो वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा होता है। कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा एंड इट रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टोरेज। दैट मींस जब कोई टेक्स्ट फाइल बनाओगे तो वो डेटा का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा और वो सबसे कम जगह घेरेगा मेमोरी में। अब आप बाकी फॉर्म क्या हो सकते हैं, ग्राफिक्स, ऑडियो, ये अदर फॉर्म ऑफ डेटा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करते हैं। सेकेंड पॉइंट है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। बच्चों, ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का मतलब है अल्फाबेट्स, एबीसीडी, और न्यूमेरिक मतलब डिजिट्स। तो एबीसीडी 1 to 3, इनको क्या बोलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट फॉर्म। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, और किसकी मदद से प्रेजेंट करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट फॉर्म बोलते हैं। यानी कि अगर किसी डेटा को टेक्स्ट के रूप में दर्शाना है तो हम अल्फाबेट्स और डिजिट्स की मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है टेक्स्ट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डॉक्यूमेंट। बच्चों, जैसे कोई मकान बनता है तो मकान में जो ब्रिक्स होती हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ब्रिक्स से ही तो वॉल्स बनती हैं, वॉल से ही तो फिर रूम बनते हैं। वैसे किसी भी डॉक्यूमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मुख्य जो बेसिक है कंटेंट है, वो डॉक्यूमेंट होगा। आप कोई मैगजीन उठा के देखो, कोई स्कूल की बुक उठा के देखो, मैक्सिमम तो टेक्स्ट होगा, हाँ साथ में पिक्चर्स हो सकते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, एन ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट इनवेरिएबली कंसिस्ट ऑफ सम टेक्स्ट फील्ड्स। अब ईमेल में भी टेक्स्ट का है इस्तेमाल होता है, टेक्स्ट फील्ड्स का। जब आप किसी को ईमेल करते हो तो टू होता है, फ्रॉम होता है, सीसी होता है, ये सारी फील्ड्स है। सब्जेक्ट होता है, टू में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखते हो जिसको आपको मेल करनी है, और सब्जेक्ट में आप लिखते हो कि आप मेल किस टॉपिक से रिलेटेड मेल कर रहे हो। तो ये सारे के सारे टेक्स्ट ही तो होंगे। With the recent explosion of the internet and www, text has become more important than ever. बच्चों, वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद टेक्स्ट पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। टेक्स्ट का रोल और बढ़ गया है। जब से ये वर्ल्ड वाइड वेब में क्रांति आई है, टेक्स्ट का इस्तेमाल पहले से ज्यादा बढ़ गया है। आप कुछ भी उठा के देखो इंटरनेट में, टेक्स्ट तो सबसे ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ा, फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा कि टेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा है और ये सबसे कम जगह घेरता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता है। फिर हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हमें प्रेजेंट करना है टेक्स्ट फॉर्म में तो हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ा, किसी भी डॉक्यूमेंट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, टेक्स्ट होता है। और ईमेल में भी बहुत सारी टेक्स्ट फील्ड्स हैं जिससे ईमेल बनता है, तो वहां पर भी टेक्स्ट इस्तेमाल होता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो इतना ज्यादा विस्तार हुआ है, इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है,
उसमें भी टेक्स्ट का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया। बच्चों जब आप ओ लेवल का पेपर करोगे तो आपको क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे, तो वहां पर हम लोगों को कंटेंट भी चाहिए होते हैं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस के आप इसको नोट भी कर सकते हो आराम से पढ़ने के साथ साथ, है ना, तो इसको नोट भी करिएगा। यूज ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया, टेक्स्ट का इस्तेमाल मल्टीमीडिया में कहां पर है? तो बच्चों यहां पर हम लोग एक देखते हैं कि मल्टीमीडिया का मतलब तो समझते हो ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक, एक से ज्यादा। मीडिया का मतलब क्या होता है? माध्यम। तो जब एक से ज्यादा माध्यम, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो का इस्तेमाल होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे हम लोग मल्टीमीडिया कहते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक पॉइंट है, देखिए यहां पे पॉइंट है पहला कि टेक्स्ट इज यूज्ड इन नेम्स। अब किसी का नाम हो, एड्रेसेस हो, डिस्क्रिप्शन हो, डेफिनेशन या परिभाषा हो, और बहुत सारी डेटा एट्रीब्यूट्स में भी टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, यूजेस पढ़ रहे हैं, तो नेम्स में टेक्स्ट का इस्तेमाल होगा। कभी कोई आप एड्रेस लिखोगे, कभी कोई डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कभी कोई डेफिनेशन लिखोगे, और बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ डेटा एट्रीब्यूट्स है। बच्चों ये डेटा एट्रीब्यूट्स क्या है उसके बारे में हमने बताया आप लोगों को। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जब आप पैराग्राफ स्टाइलिंग करते हो, पैराग्राफ को अलाइन करते हो, जैसे कि लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, या बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हो, वहां पर भी तो टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पहला आपका टेक्स्ट का यूज है, टेक्स्ट इज यूज्ड फॉर नेम्स, एड्रेसेस, डिस्क्रिप्शंस, डेफिनेशंस एंड वेराइटी ऑफ डेटा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा लाइक character styling, example bold, italic, underline, paragraph styling like alignments, paragraph spacing, सब जगह टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया में हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। टेक्स्ट वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं यहां पर प्लेन टेक्स्ट। सबसे पहले क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को हम बोलते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब है जहां पे कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होती। जैसे आप नोटपैड में कुछ भी काम करोगे तो वो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट होगा, और उसमें फिक्स्ड साइज कैरेक्टर होते हैं। फिक्स्ड साइज कैरेक्टर का मतलब होता है यानी कि आप वहां पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो अगर आप फॉन्ट की साइज चेंज करेंगे तो सबकी चेंज हो जाएगी। अगर एक वर्ड की या एक कैरेक्टर की फॉन्ट चेंज करेंगे तो सबकी हो जाएगी, एक जैसी होगी। मल्टीपल फॉन्ट्स या मल्टीपल साइज को सपोर्ट नहीं करेगा प्लेन टेक्स्ट फाइल, अनफॉर्मेटेड। जैसे कि नोटपैड पे आप काम कर रहे हो तो ऑल हैविंग सेम टाइप ऑफ अपीयरेंस, यानी कि सब एक जैसे होंगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी की फॉन्ट अलग नहीं। प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है। अब फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जैसे कि आप एमएस वर्ड में बात करते हो, जहां पर आप टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज कर देते हो, बोल्ड कर देते हो, इटैलिक कर देते हो, अंडरलाइन करते हो, किसी का शेप और साइज और कलर चेंज कर देते हो। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट बना है बच्चों, ये डॉक्यूमेंट भी तो हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। तो एक टेक्स्ट हमारा कौन सा हो गया? प्लेन टेक्स्ट। दूसरा टेक्स्ट हो गया फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और तीसरा टेक्स्ट होता है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट इज मेंट टू बी रीड नॉन लीनियरली बाय फॉलोइंग लिंक्स। बच्चों ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है, देखिए अगर हम इस तरह से समझें कि इंफॉर्मेशन सिस्टम दो तरह के होते हैं। यहां पे जरा हम राइट साइड पे देखते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम दो तरह के होंगे, एक लीनियर होगा और एक नॉन लीनियर होगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे दो तरह के होंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब है कि आपकी एक शुरुआत है, एक स्टार्टिंग है और एक एंड है। एक स्टार्ट होगा पॉइंट और एक एंड होगा, इसे बोलते हैं लीनियर। जैसे हमारी बुक, जो हमारी किताब होती है वो कैसी होती है? लीनियर होती है, यानी कि एक चैप्टर है फिर दूसरा चैप्टर है। अगर आपको 10वें चैप्टर पे जाना है तो 9 चैप्टर को आपको आगे बढ़कर ही तो 10वें पे पहुंचोगे। तो बुक इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। बच्चों नॉन लीनियर का मतलब होता है देयर इज नो स्टार्ट नो एंड, कहीं से कहीं पे चले जाते हैं, यहां से यहां चले गए, यहां से यहां चले गए, यहां से यहां चले गए।
तो नॉन लीनियर का मतलब है यू कैन जंप फ्रॉम एनी लोकेशन, नो स्टार्ट एंड नो एंड, कोई स्टार्ट नहीं है कोई एंड नहीं है, ये नॉन लीनियर है। और नॉन लीनियर को ही, ये नॉन लीनियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। नॉन लीनियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट, जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हो तो वहां पे लिखा होता है ना HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स का मतलब स्टैंडर्ड्स, रूल्स। तो HTTP का मतलब है कि एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी मदद से यू कैन जंप फ्रॉम एनी लोकेशन, फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली आप किसी भी जगह पर डायरेक्टली जंप कर सकते हो। इंटरनेट हमारा हाइपर टेक्स्ट है। तब तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के दो एग्जांपल्स हो गए, लीनियर जिसमें एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है, और एक होता है नॉन लीनियर जिसका एग्जांपल है इंटरनेट, और लीनियर का एग्जांपल है बुक। बुक इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीनियर। तो लीनियर को, नॉन लीनियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। तो हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या पढ़ा, इस स्लाइड में पढ़ा कि वेरियस टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट हो सकता है, और हाइपर टेक्स्ट हो सकता है। हाइपर टेक्स्ट में नॉन लीनियर हम इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, हमें किसी क्रम में या ऑर्डर में चलना नहीं पड़ता है, और एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन लिंक होती है। हम एक डॉक्यूमेंट में भी लिंक हो सकता है, और एक डॉक्यूमेंट का लिंक दूसरे डॉक्यूमेंट से भी हो सकता है। विद इन द डॉक्यूमेंट भी लिंक हो सकता है, और आउटसाइड द डॉक्यूमेंट भी लिंक हो सकता है। अब हम यहां पर पढ़ेंगे टेक्स्ट का इस्तेमाल मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में भी कई तरीके से हो सकता है, क्योंकि हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया। तो यहां पर देखो, यहां पे क्या पॉइंट दिया है, टेक्स्ट का इस्तेमाल मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में कई तरीके से हो सकता है। नंबर 1, टाइटल्स। अब आपने कोई मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें टाइटल डालोगे तो टेक्स्ट में तो डालोगे। आपका कोई मेन्यू है, मेन्यू समझते हो, जैसे हमारा कोई सॉफ्टवेयर होता है, होम, फाइल, एडिट, इंसर्ट, या नेविगेशन आइटम होते हैं। अब नेविगेशन आइटम में आपने देखा होगा एक एरो ऐसा है, एक ऐसे एरो ऐसा है, बैक एंड फॉरवर्ड। तो जब माउस लेके जाते हो तो लिख के आता है ना बैक या फॉरवर्ड, तो वो भी तो टेक्स्ट हो गया। तो जितने भी बटन बार्स होते हैं, स्क्रॉल बार्स होते हैं, या और भी बटन या इक्विवेलेंट बार्स होते हैं स्क्रॉलिंग के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट जाने के लिए, वहां पर भी टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है। टेक्स्ट का इस्तेमाल कई सारी चीजों को डिस्प्ले करने में होता है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया आता है ना बच्चों, आपने देखा होगा किसी भी विषय में एक इंसाइक्लोपीडिया की जो बुक होगी उसमें आपको हर विषय के बारे में, हर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। साइंस भी होता है, पॉलिटिक्स भी होता है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री। तो उस बुक में देखा होगा जब वो इंसाइक्लोपीडिया की सीडीज भी आती हैं और बुक्स भी आती हैं, लेकिन उसमें जो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, ज्यादा मात्रा क्या होती है, टेक्स्ट होती है। पिक्चर्स भी खूब सारी होती है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट का इस्तेमाल वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन में इंसाइक्लोपीडिया में भी होता है। मान लीजिए आप कोई स्पीच है आपकी, जब हम कोई चीज बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं शेफ हूं और मैं आपको डिश बनाना बता रहा हूं। संजीव कपूर का आपने शो देखा होगा, वो शेफ हैं और वो डिश बनाते हैं। तो वो जो बोलते हैं, कई बार वो शेफ अच्छे हैं मगर मान लीजिए उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, या उनकी वॉइस में क्लियरिटी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अनक्लियर होते हैं, या इनडेफिनिट होते हैं, या कंफ्यूजिंग होते हैं। तो देखा होगा वो बोलते भी हैं और साथ में लिख कर भी आता है कि भाई मैंने कढ़ाई ली और फिर 2 चम्मच नमक डाला, ठीक है, तो या सॉल्ट डाला या पेपर डाला, ठीक है, या ऑनियन डाला, तो नीचे लिख कर भी आएगा। या बहुत सारे लोग जो स्पीच देते हैं, स्पीच में जो वो बोल रहे हो तो टाइप करके भी सबटाइटल्स आते हैं, वो भी तो टेक्स्ट होता है। अब साइंटिफिक फॉर्मूला वगैरह जब होता है तो वहां पर भी टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, या कोई साइंटिफिक फॉर्मूला है, वहां पर भी तो टेक्स्ट लिखा होगा, क्योंकि मैं उसको बोलकर उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। कोई मान लीजिए फॉर्मूला है, अब मुझको उसको लिखकर बताना है और बोलकर बताना है, तो लिखकर बताने में ज्यादा समझ में आएगा कि भाई अगर आपको बनाना है तो ऐसे करके, ये हीरोस फॉर्मूला है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी
अब यहाँ पे टेक्स्ट ही तो इस्तेमाल हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हम फॉर्मूला बता रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ टेक्स्ट ही तो है, ये अल्फाबेट्स से तो है, डिजिट्स तो है। तो टेक्स्ट का इस्तेमाल बहुत जगह और भी होता है, साइंटिफिक फॉर्मूले में भी होता है। अगर हम किसी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में कुछ साइंटिफिक फॉर्मूला लिख रहे हैं, कुछ ऐसा लिख रहे हैं, तो जहां टेक्स्ट बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होता है, क्योंकि बोलकर हर चीज हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैंने आपको आज बताया अभी ये वाला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपको मैंने बताया कि टेक्स्ट का इस्तेमाल मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में कैसे कैसे होता है। देखो यहां पर सबसे पहले मैंने बताया आपको टेक्स्ट क्या है, ठीक है। फिर बताया आपको कि टेक्स्ट का इस्तेमाल मल्टीमीडिया में कैसे होता है। आप लोग नोट भी करिएगा और अच्छे से करिएगा एग्जाम। यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया में फिर बताया टेक्स्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं और मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स में टेक्स्ट का इस्तेमाल कैसे होता है। चलो, आप आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यू आर वाचिंग कॉमटेक एडू टीवी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे कुछ टर्म्स हैं जैसे स्केलिंग, ट्रैकिंग, लीडिंग, कैरिंग, ये सारे के सारे टर्म्स हमारे जो है ये फॉन्ट से रिलेटेड हैं। जरा हम इनको समझते हैं, क्योंकि इस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, या भी कभी भी कोई आप मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पढ़ोगे तो अगर आपको इन टर्म्स के बारे में जानकारी होगी तो आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, उन सॉफ्टवेयर को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा है स्केलिंग। स्केलिंग का क्या मतलब है स्टूडेंट? स्केलिंग का मतलब है चेंजिंग द फॉन्ट साइज, यानी कि जब भी हम फॉन्ट की साइज को चेंज करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलिंग। अब यहां पे स्केलिंग टू टाइप्स की होगी बच्चों, एक होगी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और एक होगी आपकी वर्टिकल स्केलिंग। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में, अगर ध्यान से देखो यहां पे देखिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करी है, चेंजिंग द विड्थ, यानी कि हम विड्थ को चेंज करेंगे, यानी कि ये चीज बढ़ाएंगे, विड्थ को बढ़ाएंगे लेकिन हाइट को चेंज नहीं होने देंगे। विड्थ यानी कि फॉन्ट, नॉर्मली जब आप फॉन्ट को इंक्रीज करते हो, जब नॉर्मली फॉन्ट को इंक्रीज करते हो तो फॉन्ट की चौड़ाई यानी कि विड्थ और ऊंचाई यानी कि हाइट दोनों ही इंक्रीज होते हैं। ए बना रहे हो, अब ए को बड़ा किया तो ए की हाइट भी बढ़ जाएगी और ए की विड्थ भी बढ़ जाएगी, लेकिन वो स्केलिंग नहीं है। स्केलिंग यहां पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है चेंजिंग द विड्थ ऑफ अ फॉन्ट, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में फॉन्ट की विड्थ बढ़ाएंगे बिना हाइट को चेंज किए। विड्थ बढ़ाएंगे मगर हाइट को चेंज नहीं करेंगे, हाइट को स्टिल रखकर करते हैं तो उसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं। और अगर उल्टा देखें वर्टिकल स्केलिंग में क्या है? चेंजिंग द हाइट, हम हाइट को चेंज करेंगे, ये हम इंक्रीज करेंगे। जब स्केलिंग करेंगे हाइट बढ़ेगी मगर विड्थ में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल स्केलिंग। तो स्केलिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? चेंजिंग द साइज ऑफ द फॉन्ट। फॉन्ट की साइज को जब हम चेंज करते हैं, फॉन्ट की साइज को चेंज करते हैं तो उसके स्केलिंग बोलते हैं। और अगर विड्थ चेंज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेंगे तो क्या होगा? विड्थ में चेंज होगा बिना हाइट को चेंज किए। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होगा? ये बच्चों हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गई, और ये वर्टिकल स्केलिंग में हाइट चेंज होगी बिना विड्थ को बदले, तो स्केलिंग हो गई। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ट्रैकिंग। स्टूडेंट्स ट्रैकिंग का क्या मतलब है? ट्रैकिंग का मतलब है एडजस्टिंग द स्पेस टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर। अब इसका क्या मतलब है? देखिए जब आप कोई भी अल्फाबेट लिखते हो, जब भी आप कुछ लिखोगे, देखते हैं यहां पर मैसेज जैसे मैंने लिखा, यहां पे लिखता हूं मैं कॉमटेक, COMTEC। बच्चों ये कैरेक्टर के बाद कुछ जगह अपने आप, यानी कि आपको पता है जैसे मैंने सी लिखा तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, राइट पे स्पेस कितना होगा? ट्रैकिंग का मतलब है स्पेस टू द राइट ऑफ ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के बाद में, यानी कि राइट साइड पे जितना स्पेस होता है
उसे हम ट्रैकिंग कहते हैं। स्पेस ज्यादा होगा तो अक्षर दूर दूर होंगे, कैरेक्टर्स दूर दूर होंगे और उसे एक्सपैंडेड फॉर्म में कहेंगे। और अगर ट्रैकिंग कम होगी तो स्पेस कम होगा, कैरेक्टर्स कंडेंस्ड होंगे। बच्चों ये एमएस वर्ड में आपने पढ़ा था, एमएस वर्ड में एक टर्म था कैरेक्टर स्पेसिंग, यानी कि अक्षरों के बीच में गैप। अब यहां देखो, यहां पे मैंने लिखा है कॉम्टेक, यहां कैरेक्टर स्पेसिंग ज्यादा है और यहां कैरेक्टर स्पेसिंग कम है, अक्षर पास पास हैं, सटे हैं। तो ट्रैकिंग का क्या मतलब हुआ? स्पेस टू द राइट ऑफ ईच कैरेक्टर, कैरेक्टर के राइट साइड में जो स्पेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग। इंक्रीजिंग द ट्रैकिंग इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन ऑल टेक्स्ट। अगर हम ट्रैकिंग बढ़ाएंगे तो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, अक्षरों के बीच में गैप बढ़ जाएगा, तो कैरेक्टर्स दूर दूर हो जाएंगे। और एमएस वर्ड में जाओगे तो कैरेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर एक्सपैंडेड ऑप्शन पे जाकर आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, एमएस वर्ड में प्रैक्टिकल कर सकते हो। डिक्रीजिंग द ट्रैकिंग का मतलब है रिड्यूसेस द स्पेस, यानी कि स्पेस कम हो जाएगा। हर अक्षर के राइट साइड में, यानी कि बाद में जो स्पेस खाली आ रहा है, ये जगह है, ये कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगी तो कैरेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? कंडेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, कंडेंस्ड हो जाएंगे। तो ट्रैकिंग का मतलब हर कैरेक्टर के बाद जो स्पेस होता है उसे हम लोग ट्रैकिंग कहते हैं। बच्चों ये टेक्निकल टर्म है, मल्टीमीडिया में टेक्निकल टर्म्स हैं, जरा इनको ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं लीडिंग। बच्चों एक टर्म और है, इसका नाम है लीडिंग। लीडिंग का मतलब है लाइंस के बीच में स्पेस। जरा इसको ध्यान से देखिए, क्या बताया गया है? स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, यानी कि इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? लाइन स्पेसिंग। अब देखो मैंने यहां पे लिखा है ना, ये लाइंस के बीच में गैप भी तो है, ये लाइन स्पेसिंग है। तो जनरली लीडिंग हम लोग नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ड है, टर्म है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। बट मल्टीमीडिया में इसे क्या बोलते हैं? लीडिंग। लीडिंग का मतलब है दो लाइंस के बीच में या कॉन्टिन्यूअस लाइंस या कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के बीच में कितनी खाली जगह है। फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों हुआ। सेकेंड में बोला गया है इन जनरल द अमाउंट ऑफ स्पेस एडेड बिटवीन ईच लाइन ऑफ द बॉडी शुड बी अबाउट 20% ऑफ द टाइप साइज। बच्चों टाइप साइज मतलब यहां मैं फॉन्ट की बात कर रहा हूं। मैंने अब कुछ लिखा, माय नेम इज अनिल चौहान लिखा, तो मैंने उसकी फॉन्ट की साइज 100 पॉइंट कर दी। आपको पता है फॉन्ट की साइज को किस में मेजर करते हैं? आपने देखा होगा जब हम लोग लिखते हैं, लिखने के बाद आपने ऐसे लिखा, माय नेम इज अनिल चौहान। तो ये जो आपने ये इसको सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पे जाते हो, यहां पे ड्रॉप डाउन कंट्रोल होते हैं और यहां पर आप क्लिक करते हो और फॉन्ट की साइज इंक्रीज करते हो। तो फॉन्ट की साइज को हम लोग पॉइंट्स में मेजर करते हैं। मान लीजिए आपने फॉन्ट की साइज 100 कर दी, यानी कि माय नेम इज अनिल चौहान की फॉन्ट साइज कितनी? 100। तो 100 का 20% क्या होगा? 20। तो लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 20 पॉइंट्स की हो जाएगी। समझिएगा, बाय डिफॉल्ट जब भी आप जितनी भी फॉन्ट साइज लेंगे उसका 20% यानी कि 20% अपने आप बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग हो जाती है। यानी कि कितनी लाइन स्पेसिंग होगी ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने फॉन्ट की साइज कितनी रखी। लेकिन हम लाइन की लीडिंग या लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। तो लीडिंग को हमने एक डेफिनेशन और दी है, इट इज डिफाइंड एज द स्पेसिंग बिटवीन अबव एंड बिलो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव लाइंस। अब मान लीजिए लाइंस लिखी हैं, ये लाइंस हैं, तो इस लाइन के ऊपर अबव और बिलो कितनी जगह है, स्पेस है, उसे लीडिंग कहेंगे। बच्चों लीडिंग के यानी कि जो लाइन स्पेसिंग के टाइप्स होते हैं ये हो गए। आप एमएस वर्ड में करोगे मिलेगा सिंगल लाइन यानी कि एक लाइन का गैप, डबल, 1.5 स्पेसिंग का मतलब है 1.5 लाइन का स्पेस। बच्चों मल्टीपल लाइंस में मान लीजिए आपको 3 लाइंस या 4 लाइंस या 5 लाइंस का स्पेस देना है तो आपको मल्टीपल ऑप्शन चुनना पड़ता है। फिर आपको वहां पे मेंशन करना पड़ता है कि मैं 3 लाइंस का गैप करना चाहता हूं या 4 लाइंस का गैप करना चाहता हूं। जनरली सिंगल लाइन का गैप होता है, 2 लाइंस के बीच में जो गैप होगा वो सिंगल लाइन का होगा, लेकिन चाहें तो आप डबल कर सकते हैं। बच्चों अगर आपको बहुत एग्जैक्ट गैप मेंटेन करना है, यानी कि 2 लाइन के बीच में जो ये गैप है ना, ये देख रहे हो ये गैप,
इसको आप अगर चाहते हो बहुत एग्जैक्टली पॉइंट्स में, तो अगर आप चाहते हो पॉइंट्स में, जिस फॉन्ट आपको पता है फॉन्ट की साइज को पॉइंट में नापते हैं, तो आप गैप को भी पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हो। जब एग्जैक्टली में जाओगे एमएस वर्ड या किसी भी आप सॉफ्टवेयर में जाओगे, तो एग्जैक्ट लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपने ढूंढ लिया, उसमें एग्जैक्टली ऑप्शन होगा, तो उसमें आप जाकर करोगे तो आप वहां पूछेगा एग्जैक्टली के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जहां पे आपको टाइप करना होगा कि आप कितने पॉइंट्स का गैप देना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीडिंग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, लीडिंग का मतलब है लाइन स्पेसिंग। बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितना होता है? 20% ऑफ द फॉन्ट साइज होता है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, केर्निंग। अब एक और टर्म है केर्निंग। केर्निंग इज द स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। बच्चों जैसे एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है, परिवार के बहुत सारे सदस्य होते हैं, हर सदस्य का दूसरे सदस्य के साथ रिलेशन एक जैसा नहीं हो सकता है। किसी से आप ज्यादा क्लोज होते हो, किसी से थोड़ा दूर होते हो, किसी से और ज्यादा दूर होते हो, तो एक जैसा रिलेशन सबके साथ नहीं हो सकता। वैसे ही यहां पर आप देख रहे हैं, जब भी मैं कोई कैरेक्टर्स लिखूंगे, जैसे एम और वाई लिखा, तो इनके बीच में जो स्पेस होगा वो अलग होगा। आई और एल के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो अलग होगी। यू और आर के बीच की स्पेसिंग अलग होगी। ई और एक्स के बीच की स्पेसिंग अलग होगी। बच्चों तो यहां पर एक चीज देखने की वाली बात है, केर्निंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, यानी कि कोई भी दो कैरेक्टर्स के बीच में, दो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो डिफरेंट होगी। एम की स्पेसिंग जो वाई के साथ है वो आई के साथ नहीं होगी। वाई की स्पेसिंग जो ए के साथ है वो बी के साथ नहीं होगी। एल की स्पेसिंग डब्ल्यू के साथ अलग होगी और यू के साथ अलग होगी। सबका जिस प्रकार से एक ही फैमिली के हर सदस्य का जो क्लोजनेस होती है दूसरे सदस्य के साथ वेरी करती है, वैसे ही यहां पे केर्निंग है। इट इज द स्पेस बिटवीन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब एक और टॉपिक आता है, फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट स्टाइल। फटाफट देखते हैं बच्चों। एक टर्म आया है टाइपफेस। अच्छा, मोटे तौर पर इसे फॉन्ट भी बोल सकते हो, फॉन्ट सुना होगा, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन। लेकिन ये जो वर्ड टाइपफेस आया है, जरा इसको समझते हैं। ये एक ब्रॉड वर्ड है, यानी कि टाइपफेस का मतलब है फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर्स। अब अगर हम बोलें फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अब ये जो ABCD है एक तरह से ग्राफिक कैरेक्टर से तो हो गए, या 1 2 3 4 5 है, या @ है, हैश है, ये सब ग्राफिक कैरेक्टर तो हैं। तो इनका एक फैमिली हो गई। फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर्स इंक्लूड्स मेनी टाइप साइजेस। अब मेनी टाइप साइजेस का मतलब है 16 अलग होगा, 18 अलग होगा, 20 अलग होगा, और मेनी स्टाइल्स यानी कि नॉर्मल अलग होगा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये वेरिएशन हो गए। यानी कि कोई फॉन्ट X है, उसकी एक 16 साइज का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 17 साइज का भी पॉइंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या X फॉन्ट बोल्ड अलग होगी, X फॉन्ट इटैलिक अलग तरह से दिखाई पड़ेगी, अंडरलाइन अलग दिखाई पड़ेगी। यानी कि टाइपफेस क्या है? फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर्स, जिसमें अनेक प्रकार की साइजेस और अनेक प्रकार की स्टाइल्स सम्मिलित हैं, इंक्लूडेड हैं। ठीक है, साइजेस का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो टाइपफेस एक ब्रॉड वर्ड है, लेकिन अगर हमारी फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर्स विथ स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक स्टाइल, तो उसे हम फॉन्ट कहते हैं। आम भाषा में टाइपफेस और फॉन्ट एक ही है, मोटे तौर पर एक जैसे, लेकिन बहुत बारीक सा अंतर है। टाइपफेस का मतलब है फैमिली ऑफ ग्राफिक कैरेक्टर्स जिसमें मेनी टाइप साइजेस और स्टाइल्स इंक्लूडेड हैं। कोई भी पर्टिकुलर एक कोई फॉन्ट है X, उसकी कितनी सारी फॉन्ट साइजेस हो सकती हैं, कितनी सारी स्टाइल हो सकती हैं, वो सारे का सारा कॉम्बिनेशन मिलाओगे तब उसे हम बोलेंगे टाइपफेस। ठीक है, चलिए फॉन्ट स्टाइल का मतलब नॉर्मल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये आपके फॉन्ट स्टाइल होंगे। अब बच्चों फॉन्ट की बात करते हैं। आम भाषा में अगर हम देखें तो
आपका जो टाइप फेस है या फॉन्ट है एक जैसा ही है मोटे तौर पर, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर है वो मैंने आपको बताया। अब यहां पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? फॉन्ट रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइप फेस इन स्पेसिफिक पॉइंट साइज एंड स्टाइल। अगर हम फॉन्ट की बात कर रहे हैं तो फॉन्ट का मतलब है स्पेसिफिक टाइप फेस, यानी कि एक निश्चित टाइप फेस, स्पेसिफिक साइज और स्पेसिफिक स्टाइल, तब हम उसे फॉन्ट कहेंगे। ठीक है, अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों फॉन्ट का, एक एग्जांपल और लेते हैं। यहां देखो क्या लिखा है, फॉन्ट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स को भी फॉन्ट कह सकते हैं, जिसमें कि ना केवल एबीसीडी है अपर केस में, लोअर केस में डिजिट्स हैं, बल्कि पंक्चुएशन सिंबल्स भी शामिल है। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं सिंपल, फॉन्ट का मतलब सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग सिंबल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। अब एक एग्जांपल है कुरियर। कुरियर फॉन्ट का नाम होगा, देखा होगा आपने कुरियर। कुरियर किसका है? एग्जांपल ऑफ फॉन्ट है। जैसे आपने देखा होगा, एक सुना होगा टाइम्स फॉन्ट आती है, टाइम्स न्यू रोमन पढ़ा है ना? ठीक है, तो टाइम्स फॉन्ट है। टाइम्स इज ए डिफरेंट फॉन्ट जिसका इस्तेमाल प्रिंटिंग न्यूज़पेपर और मैगजीन्स छापने में होता है। जब न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग होती है या मैगजीन्स पे, तो टाइम्स फॉन्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ये भी एक फॉन्ट है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेरिएशन ऑफ फॉन्ट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। अब जो वेरिएशन है फॉन्ट का, मान लीजिए एक फॉन्ट है, फॉन्ट का नाम हमने लिया टाइम्स, टाइम्स रोमन लेते हैं, ठीक है, ये एक फॉन्ट है। अब उसका वेरिएशन क्या हो सकता है? टाइम्स रोमन इटैलिक, टाइम्स रोमन बोल्ड, टाइम्स रोमन बोल्ड इटैलिक। तो फॉन्ट तो हमने टाइम्स रोमन रखी है लेकिन इटैलिक कर दिया, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया। फॉन्ट तो हमने टाइम्स रोमन रखी है लेकिन उसको बोल्ड कर दिया, तो एक और चीज हो गई। बोल्ड और इटैलिक दोनों कर दिया तो एक और हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाएगी? फॉन्ट परिवार या फॉन्ट फैमिली कहलाएगी, जिसमें फॉन्ट के वेरिएशंस होते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल वेरिएशंस, कलेक्शन ऑफ ऑल वेरिएशंस ऑफ अ फॉन्ट इज कॉल्ड फॉन्ट फैमिली। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप, आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इन टर्म्स को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, तो इनको आप अच्छे से क्रैक कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। चलो आगे स्टार्ट करते हैं, डायमेंशंस ऑफ फॉन्ट की बात करते हैं। बच्चों यहां पर एक चीज है कि जो डायमेंशंस हैं, यानी कि अगर हम फॉन्ट को मेजर करें तो हम फॉन्ट की साइज को किसमें मेजर करते हैं? पॉइंट्स में। कई बार हम एमएस वर्ड पे काम करो, वहां जाकर आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट फॉन्ट को किस में हम मेजर करते हैं? पॉइंट्स में। और पॉइंट्स का रिलेशन क्या है? 1 इंच इज इक्वल टू 72 पॉइंट्स। मान लीजिए आपने टाइपिंग करी और लिखा ए लिखा और फॉन्ट की साइज कितनी कर दी? 72 कर दी। तो जब आप प्रिंट आउट निकालोगे, 72 कर दी बच्चों, जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो देखना, इसको मेजर करना पेपर पे, जब प्रिंट आउट आएगा तो आप देखना ये अल्फाबेट कितने इंच का होगा? 1 इंच का होगा, क्योंकि 72 पॉइंट इज इक्वल टू 1 इंच। 1 इंच। यहां पे मैं डायमेंशंस की बात कर रहा था। फॉन्ट को हम मेजर करते हैं पॉइंट्स में, और 72 पॉइंट से 1 इंच बनता है। बच्चों जरा यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उनको भी हम समझते हैं। सबसे पहले ऊपर देखो, यहाँ पे सिंफनी लिखा है। जैसे हम लोग की स्कूल में हम छोटे थे तो इंग्लिश की एक कॉपी होती थी, हम लिखते थे, तो देखो यहां पर कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे सिंफनी लिखा है। तो जो बड़े कैरेक्टर्स होते हैं वो ऊपर वाली लाइन से टच करते हैं, और तो इनमें क्या है, जरा इनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस लाइन। जरा देखते हैं बेस लाइन। बेस लाइन कह रहे हैं एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन विच कैरेक्टर रेस्ट। वो लाइन जिसमें कैरेक्टर रेस्ट करता है। बच्चों देखो ये बेस लाइन है। अब यहां पर ध्यान से देखो, सिंफनी जो है इसी लाइन पर तो टिका हुआ है, इस लाइन पर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे बेस लाइन। तो ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पर कैरेक्टर रेस्ट करता है या जहां पर कैरेक्टर टिकता है, उसे हम लोग बेस लाइन कहते हैं। ठीक है,
और अब बात करते हैं एक और टर्म है, वो क्या है, एक्स हाइट। एक्स हाइट क्या है, जब हम कुछ भी लिखते हैं और लोअर केस में लिखते हैं, बच्चों लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स में, तो लोअर केस में लिखते हैं तो जो हाइट होती है अक्षरों की उसे, देखो यहां पे देखो लोअर केस लेटर्स की हाइट देखो इतनी है ना, ये देखो इतनी है, तो यहां से लेकर यहां तक इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स हाइट। एक्स हाइट का मतलब जब हम टाइप करेंगे तो जो लोअर केस या स्मॉल लेटर्स की हाइट होती है उसे एक्स हाइट बोलते हैं, और जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स की हाइट को क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ द कैपिटल लेटर्स अपर केस, यानी कि देखो एस है ना, एस बड़ा है, तो कैपिटल लेटर्स अगर मान लीजिए मैंने यहां पे ए लिखा तो ए कैपिटल लेटर हो गया, तो इसकी जो हाइट होगी, इसकी हाइट होगी, इस हाइट को हम लोग बोलेंगे कैप हाइट। कैप हाइट मतलब कैपिटल लेटर की हाइट, और एक्स हाइट का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ लोअर केस लेटर, और जहां पे सारे कैरेक्टर्स रेस्ट करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे बेस लाइन। चलिए अब आगे देखते हैं, यू वॉचिंग कॉमटेक एडू टीवी। अब देखते हैं यहां पर बच्चों, यहां पर क्या है, देखो यहां पर एक होता है जब हम एक्स हाइट देखा होगा आपने, एक्स किसकी हाइट है, कैपिटल लेटर्स की, तो यहां पे दो टर्म आए एसेंडर एंड डिसेंडर। इनको समझते हैं, ये एसेंडर और डिसेंडर क्या है, ठीक है, द पार्ट ऑफ लेटर दैट एक्सटेंड अबाउट द एक्स हाइट, वो पार्ट जब हम लोअर केस होते हैं, जैसे देखिए लोअर केस में लिखते हैं, लोअर केस देख रहे हैं आप, ये छोटा लेटर हो गया, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है जो ये देखिए यहां से यहां ऊपर निकल गया, ये एच का ये देख रहे हैं पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऊपर आ गया, तो ये वाली हाइट जो लोअर केस की लेटर की हाइट होती है जो ऊपर की ओर निकल जाती है उसे एसेंडर लाइन कहते हैं। और वाई का देखो ये डंडी नीचे तक आई है ना, ये देखो ये सिम्फनी में पी की नीचे तक वाली लाइन में टच कर रही है, तो डिसेंडर का मतलब है जो अगर लोअर केस लेटर है उसका वो पार्ट जो एक्सटेंड बिलो हो गया है, बेस लाइन से नीचे आ गया है, बेस लाइन मतलब जहां रेस्ट करे उससे नीचे आ गया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंडर लाइन। जरा ध्यान से देखिए, लोअर केस लेटर्स, अगर आपने लोअर केस लेटर्स लिखे हैं, लोअर केस लेटर्स लिखे हैं तो कई बार हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पी लिखा, ये लिखा पी, तो ये वाला हिस्सा देखिए यहां पे नीचे आ गया, तो ये डिसेंडर लाइन हो गया। कई बार हम लोग जैसे कोई लोअर केस लेटर लिखते हैं लेकिन हम ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखा हमने एच, तो एच में देखिए ये वाला इतना हिस्सा क्या हो गया, ऊपर की ओर चल गया, तो वो क्या हो गया, एक्स हाइट से एक्सटेंड कर गया, एक्स हाइट के ऊपर है तो उसे हम लोग एसेंडर बोलेंगे, और एक्स हाइट के नीचे है या बेस लाइन के नीचे है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिसेंडर। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो मल्टीमीडिया में आप लोगों को बताए गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको लिखेंगे भी। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स क्या होती है। मोनो का मतलब आप समझते एक जैसा या एक, सिंगल। अब सिंगल का मतलब वन हो गया, तो देखते हैं जिसमें एक समान स्पेस हो। देखिएगा जरा इसको, पॉइंट्स को जरा फिर से एक बार लाइन से हम लोग देखते हैं। फॉन्ट्स लाइक कुरियर, बच्चों एक फॉन्ट का नाम है कुरियर। अब नीचे मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखो यहां पर ये जो लिखा है ना, ये कुरियर, ये वाकई जो टाइप है ये कुरियर में ही टाइप है। कुरियर इज मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। देखो ये आप लोग को फॉन्ट दिखाई पड़ रही होगी, ये एक प्रकार की मोनोस्पेस्ड फॉन्ट है। अब देखते हैं क्या होती है मोनो स्पेस फॉन्ट को क्या बोलते हैं। सेम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑन अ लाइन फॉर ईच कैरेक्टर। हर अक्षर एक समान जगह घेरेगा, हर अक्षर हर कैरेक्टर एक जैसी जगह घेरता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, जरा मैं इसको इरेज करके एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आई लिखा, अब ये आई तो दुबला पतला हो गया ना, लेकिन जो डब्ल्यू होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा जगह घेरेगा। पी एल कम जगह घेर रहा है लेकिन एम ज्यादा जगह घेर रहा है, यानी कि कुछ अक्षर ज्यादा स्पेस हॉरिजॉन्टल घेरते हैं और कुछ
कम घेरते हैं। लेकिन मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स में चाहे आप आई लिखो, चाहे आप W लिखो, इट विल ऑक्यूपाई सेम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेस। हर अल्फाबेट सेम अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आई भी उतनी जगह घेरेगा जितनी हॉरिजॉन्टल स्पेस की बात कर रहा हूं बच्चों। ये वाला हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है, ये वाला स्पेस को हॉरिजॉन्टल स्पेस कहते हैं। जितनी स्पेस आई ऑक्यूपाई करेगा उतना ही W ऑक्यूपाई करेगा। तो ऐसी फॉन्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स कहते हैं। और मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स का इस्तेमाल बच्चों कहां होता है पता है आपको? जो हमारे कोट्स वगैरह होते हैं, जिन्हें हिंदी में कचहरी कोर्ट आपने सुना होगा ना, तो कोर्ट्स वगैरह में जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे जो वकील लोग या लॉयर्स डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एफिडेविट वगैरह है, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो फॉन्ट का इस्तेमाल होता है वो कोरियर होता है, मतलब मोनोस्पेस्ड फॉन्ट होता है। जैसे कुरियर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोनोस्पेस्ड फॉन्ट। यानी कि अगर हम टोटलिटी में देखें, एक बार इसको इरेज करके फिर से एक बार देखते हैं, ऐसी फॉन्ट जैसे कि कुरियर, जिसमें हर अक्षर, एवरी कैरेक्टर ऑक्यूपाई सेम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेस, एक जैसा हॉरिजॉन्टल स्पेस घेरे, उसे हम मोनोस्पेस्ड फॉन्ट कहेंगे। यानी कि सबके लिए एक जैसा स्पेस होगा। सेकेंड पॉइंट था कि विद अ मोनोस्पेस्ड फॉन्ट लेटर आई टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेस एज द लेटर W। जितनी आई जगह घेरेगा उतनी ही W जगह घेरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स का इस्तेमाल या यूज कहां होता है? लीगल डॉक्यूमेंट्स में होता है स्टूडेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स का मतलब जैसे कि सरकारी काम होता है, कचहरी या कोर्ट में होता है, वहां पर होता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, इसमें स्पेस का इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस होता है, स्पेस एफिशिएंटली यूज नहीं होता। अब देखो, आई कम जगह घेरता है, फिर भी आपने आई को उतनी जगह दे दी जितनी W घेर रहा है, तो एक तरह से स्पेस का वेस्टेज हुआ ना, इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस एंड कॉज अनइवन लुकिंग वर्ड्स। तो इसमें जो वर्ड्स होते हैं अनइवन लगते हैं। जैसे मैंने ये टाइप किया है तो मोनोस्पेस्ड फॉन्ट थोड़ी है, ये मोनोस्पेस नहीं है, ये तो मोनोस्पेस नहीं है। लेकिन ये जो राइटिंग लिखी है, फॉन्ट लिखी है, मोनोस्पेस्ड में लिखी है। और कौन सी फॉन्ट का इस्तेमाल किया है? कुरियर। कुरियर इज एग्जांपल ऑफ मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स। बात समझ में आ रही है? तो मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स वो फॉन्ट जो एक जैसी जगह घेरती हैं, हर अल्फाबेट, चाहे वो आई हो चाहे पी हो, सेम अमाउंट ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों एक इसके कॉन्ट्रास्ट में है प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स। प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स का मतलब यहां पर होगा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, फिट नैरो लेटर्स इन लेस स्पेस। यहां पे पहला पॉइंट क्या है? फिट नैरो लेटर इन लेस स्पेस। यानी कि अगर कोई लेटर नैरो है, जैसे कि आई है, तो कम जगह में आता है तो उसको कम जगह मिलेगी। और अगर कोई जिसको ज्यादा जगह चाहिए फिट, तो ज्यादा जगह लेगा। मतलब एक जैसी जगह नहीं लेंगे, कम आई कम जगह लेगा, W ज्यादा लेगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना स्पेस मिलेगा। तो प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स में फिट नैरो लेटर इन लेस स्पेस, जैसे एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ये बेस्ट एग्जांपल है किसके? प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स के। और मैंने ये जो बच्चों यहां पे एग्जांपल दिया है ना, ये वाला, ये एक एग्जांपल टाइप किया है, ये किस फॉन्ट में टाइप किया है? एरियल में। देखिए यहां पे आई ने कितनी कम जगह घेरी है, ए ने कितनी ज्यादा जगह घेरी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसी फॉन्ट्स जहां पर जो नैरो लेटर्स होते हैं, जिनकी विड्थ क्या होती है? जिनकी विड्थ क्या होती है? लेस होती है, विड्थ कम होती है, उनको कम जगह मिलती है। और जो ज्यादा विड्थ वाले होते हैं वो ज्यादा जगह घेरते हैं। जबकि इससे पहले हमने जो पढ़ा था मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स में, चाहे वो आई हो चाहे वो W हो, वो एक जैसी जगह घेरेंगे। एक जैसा मतलब सिंगल, यानी कि तभी तो मोनोस्पेस्ड है, एक जैसा स्पेस। और यहां पर अगर कम फॉन्ट, कम साइज, कुछ लेटर्स हैं जो कम जगह पे आएंगे तो कम जगह घेरेंगे, ज्यादा जगह पे आएंगे तो ज्यादा जगह घेरेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स को। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब बच्चों एक फॉन्ट्स और भी है जिसका नाम है ऑर्नामेंटल फॉन्ट्स। ऑर्नामेंट से तो बच्चे, खासकर लड़कियां, बड़ी खुश हो जाती हैं।
ठीक है। तो ऑर्नामेंटल फॉन्ट्स, आपने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने होंगे शादियों वगैरह में, बच्चियां अक्सर पहनती हैं, है ना। तो बच्चों, और भगवान को भी तो जब हम कुछ वो करते हैं तो उनको भी ऑर्नामेंट्स चढ़ाते हैं, है ना, पहनाते हैं। तो इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? डेकोरेटिव पर्पस के लिए। ऐसी फॉन्ट्स जिसका इस्तेमाल डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है, जैसे कि आप किसी कवर की डिजाइन बना रहे हो, या ग्रीटिंग कार्ड में कुछ लिख रहे हो, या कैटलॉग बना रहे हो, या इनविटेशन लेटर बना रहे हो, या कोई हेडिंग टाइप कर रहे हो। तो जैसे देखो ये हैप्पी न्यू ईयर लिखा है, ऐसी फॉन्ट्स को क्या बोलेंगे? डेकोरेटिव फॉन्ट। आप किसी कैफेटेरिया में चले गए, वहां स्टाइलिश लिखा है, तो ऐसी फॉन्ट्स को जिसका इस्तेमाल डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है, उसे हम ऑर्नामेंटल फॉन्ट्स कहते हैं। बट बच्चों, इसे बॉडी ऑफ टेक्स्ट के लिए सुटेबल नहीं माना जाता। मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये हमारा बॉडी ऑफ टेक्स्ट है और ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, और नीचे वाला मैटर क्या है? बॉडी ऑफ टेक्स्ट। अब आपकी किताब मान लीजिए इसमें छपी हो, तो आपको कितनी दिक्कत होगी पढ़ने में ना। तो यहां पर ये काम नहीं करेगा। तो ऑर्नामेंटल फॉन्ट्स आर नॉट सुटेबल फॉर बॉडी टेक्स्ट। इट इज ओके फॉर हेडिंग, कवर डिजाइन, ग्रीटिंग कार्ड्स। और ये एग्जांपल है ना ब्लैक एडर आईटीसी। ब्लैक एडर आईटीसी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्नामेंटल फॉन्ट्स। और बहुत सारी ऐसी फॉन्ट्स होंगी जो हमारी ऑर्नामेंटल फॉन्ट्स में आएंगी। बच्चों देखते हैं आगे। बच्चों एक और फॉन्ट आती है जिसे बोलते हैं डिंगबैट्स। अब ये क्या टर्म है? ये भी एक डिंगबैट है। डिंगबैट का मतलब होता है सिंबल। सिंबल और डिंगबैट टाइपफेसेस कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स। बच्चों हमारे कंप्यूटर्स में जब आपने कभी एमएस वर्ड खोला होगा या पेंट ब्रश खोला होगा, तो पेंट ब्रश में आप देखोगे, पेंट ब्रश में बहुत सारी फॉन्ट ऐसी होंगी जहां पर आप जाओगे तो आपके सिंबल्स, मैं आपको फॉन्ट के नाम बता देता हूं। फॉन्ट का नाम है वेबडिंग्स, विंगडिंग्स। आप पेंट ब्रश खोल लेना और ये वाली फॉन्ट लगा लेना। एरियल टाइम्स रोमन मत लगा लेना बच्चों, ये फॉन्ट्स लगा लेना, वेबडिंग्स, विंगडिंग्स। फिर कीबोर्ड से टाइप करने चालू करना। किसी से आपका एम्बुलेंस बन जाएगी, किसी से शिप बन जाएगी, किसी से गिफ्ट बन जाएगा, किसी से क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो हर अल्फाबेट से कोई ना कोई सिंबल बनेगा। तो ऐसी फॉन्ट्स को क्या बोलते हैं? डिंगबैट्स। डिंगबैट्स इज आल्सो कॉल्ड सिंबल। इसमें डेकोरेटिव बुलेट्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों बुलेट समझते हैं ना, जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं, ऐसे ऐसे लिस्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे सिंबल लगाते हैं ना, ये सिंबल लगाते हैं। ये जो सिंबल्स होते हैं, कई बार हम इस तरह के सिंबल्स लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे टिक वाले सिंबल्स होते हैं। जैसे देखिए ये मैंने बुलेट्स लगाई है ना, ये बुलेट्स हैं, ये बुलेट्स हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। हाँ जी। तो यहां पर देखा हमने, फर्स्ट पॉइंट क्या था? डिंगबैट्स का मतलब सिंबल्स। तो कुछ ऐसी फॉन्ट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल डेकोरेटिव बुलेट्स के लिए होता है। क्लॉक फेसेस, रेल रोड का टाइम टेबल है, उसमें भी इस्तेमाल होता है। वहां पे हम नॉर्मल टेक्स्ट कैरेक्टर्स नहीं इस्तेमाल करते। और नॉर्मल डॉक्यूमेंट में ये जो हमारे सिंबल्स का इस्तेमाल बुलेट्स के तौर पर होता है। मान लीजिए हम कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और वहां पे हमको कोई मैंने हेल्थ, सपोज एक आपका जिम है और जिम के ये फीचर्स हैं कि हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है, आप यहाँ ये फैसिलिटी है, तो ये बुलेट्स आपको चाहिए। या तो आप बुलेट्स ऐसे बना दो। आपने सोचा नहीं मैं यहां पर एक बंदा बनाऊंगा जो डंबल लेके खड़ा होगा, ठीक है, वेट लिफ्टर होगा। तो आपने क्या किया, कोई ऐसा सिंबल ढूंढ लिया विच इज रिलेटेड टू जिम और बुलेट्स के तौर पर यहां पर बना दिया, ठीक है। तो आपको सर्च करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में आपने ये एम्बुलेंस बना दी, ठीक है। तो वेबडिंग्स, विंगडिंग्स 1, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3, ये सारे के सारे आपके जो हैं, ये सारी फॉन्ट्स जहां हर अल्फाबेट से ए से कुछ बनेगा, बी से कुछ बनेगा, आप बना के देखिएगा। इन्हें क्या बोलते हैं? डिंगबैट्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वेबडिंग्स और विंगडिंग्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक और हमारे पास टॉपिक है, जो अगला क्वेश्चन आता है, कैटेगरीज ऑफ टाइपफेसेस आता है एग्जाम में। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टाइपफेसेस और सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है बच्चों, अगर आप देखिए तो हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ने थे।
हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा यूजेस ऑफ टेक्स्ट इन मल्टीमीडिया, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्केलिंग, ट्रैकिंग, लीडिंग, कर्निंग फॉन्ट, ये सारे टॉपिक पढ़े। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टाइपफेसेस लाइक सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। तो अभी हम लोग चलेंगे, कुछ आगे बढ़ते हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट को पढ़ते हैं, देखते हैं। टाइपफेसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। टाइपफेसेस मतलब आप मोटे तौर पे फॉन्ट समझ लीजिए। तो फॉन्ट्स को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक फॉन्ट्स होती है सेरिफ और एक होती है सैंस सेरिफ। बच्चों ये जो सेरिफ है और सैंस सेरिफ है, सैंस का मतलब एब्सेंट होता है, जिसमें सेरिफ नहीं है वो सैंस सेरिफ है। तो एक सेरिफ है और एक सैंस सेरिफ है। अब जरा देखते हैं, यहां पे जाते हैं। सेरिफ fonts have fine lines. Serif fonts have fine lines that finish off the main stroke. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जैसे हमने कुछ सपोज हमने यहां पर एक टी बनाया, बनाने के बाद हम लोग ऐसे ऐसे फिनिशिंग स्ट्रोक लगा देते हैं। तो ये जो आप काम करते हो ना, ये फिनिशिंग स्ट्रोक लगाते हो, या एम लगाया सिंपल और उसके बाद ऐसे ऐसे कर दिया, है ना, ये फिनिशिंग या फाइन लाइंस बनाते हो, इसे हम लोग सेरिफ कहते हैं। ऐसी फॉन्ट जिसमें हम टाइप करने के बाद फिनिशिंग स्ट्रोक्स में फाइन लाइंस बनाते हैं, उसे सेरिफ कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे टाइम्स रोमन, गैरामेंट, न्यू सेंचुरी, स्कूल बुक, बुकमैन, प्लेटिनो आर एग्जांपल्स ऑफ सेरिफ टाइपफेसेस। ये सारी की सारी फॉन्ट्स है जो सेरिफ हैं, और दीज फॉन्ट्स आर प्रोबेबली इन द मोस्ट यूज्ड क्लास इन प्रिंटेड मटेरियल। बच्चों इसका इस्तेमाल प्रिंटेड मटेरियल जैसे बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में इसका इस्तेमाल बहुत सारा होता है। यानी कि सेरिफ फॉन्ट्स यानी कि टाइम्स रोमन, गैरामेंट, इन फॉन्ट्स का इस्तेमाल न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्रिंटेड मटेरियल में बहुत यूज होता है इसका। सो सेरिफ फॉन्ट्स आर यूज फॉर बॉडी टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये हम कुछ बनाए हैं डॉक्यूमेंट, तो इसमें ये तो हेडिंग हो गई, लेकिन जो नीचे का कंटेंट होता है ये बॉडी कहलाती है। तो चाहे वो किताब हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, जो बॉडी होती है उसमें इस फॉन्ट का इस्तेमाल होता है, सेरिफ फॉन्ट्स का। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। बच्चों देखो ये फॉन्ट है, एक फॉन्ट का नाम है टाइम्स रोमन और एक फॉन्ट का नाम क्या है, गैरामेंट। अब देखो ध्यान से देखो, अगर इसको देखो, यहां पर ये फिनिशिंग स्ट्रोक लगाया ना, ये लगाया हुआ है, देखो ऐसे फिनिशिंग स्ट्रोक लगाया, हमने ऐसे लगाया, ये लगाया, ये ऐसे निकला हुआ है, डी में ऐसे निकला, ये फिनिशिंग स्ट्रोक, फाइन लाइंस, यानी कि लिखने के बाद हमने ये उसके बाद एक फाइन लाइन ऐसे बना दी। ऐसी फॉन्ट्स में क्या हो जाएगा, ऐसी फॉन्ट्स को क्या बोलते हैं, सेरिफ फॉन्ट्स, जिसमें सेरिफ है। और सेरिफ का क्या मतलब है, फिनिशिंग स्ट्रोक या फाइन लाइंस। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको इरेज करता हूं एक बार। तो सेरिफ फॉन्ट्स वो फॉन्ट्स होती हैं जिसमें फाइन लाइंस खींचते हैं, यानी कि मेन स्ट्रोक यानी कि मेन आपने लिख लिया, फिर फिनिश ऑफ करने के बाद फाइन लाइंस बना देते हैं, ऐसे टिक सा लगा देते हैं। और ये सारी की सारी फॉन्ट्स हमारी सेरिफ कैटेगरी की हैं, और इनका इस्तेमाल प्रिंटेड मटेरियल्स में, बुक्स में, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में होता है, या किसी भी डॉक्यूमेंट का जो बॉडी टेक्स्ट होता है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों ये एग्जांपल हो गया टाइम्स रोमन और गैरामेंट। अब सैंस सेरिफ देखते हैं। सैंस सेरिफ बच्चों देखते हैं, सैंस सेरिफ का मतलब यहां पर है, सेरिफ का मतलब क्या होता है, फिनिशिंग स्ट्रोक। सेरिफ का मतलब क्या है, फिनिशिंग स्ट्रोक, और जिसमें फिनिशिंग स्ट्रोक क्या है, एब्सेंट है, यानी कि ऐसी फॉन्ट जिसमें फिनिशिंग स्ट्रोक नहीं है उसे हम लोग सैंस सेरिफ कहते हैं। जैसे हेल्वेटिका, वर्धना, एरियल, ऑप्टिमा, अवांट ग्रेड, ये सारी की सारी क्या है, सैंस सेरिफ हैं। इनमें सैंस का मतलब एब्सेंट, सेरिफ का मतलब फिनिशिंग स्ट्रोक। और ऐसी फॉन्ट का इस्तेमाल हेडलाइंस के लिए, बोल्ड स्टेटमेंट के लिए होता है। अब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, देखो एरियल फॉन्ट्स है, वर्धना है, ये सारा का सारा देख रहे हैं आप, नीचे कॉमटेक एड्यू टीवी लिखकर आ रहा होगा। बच्चों ये कॉमटेक एजुकेशन टीवी का जो लोगो हमारा बनकर आ रहा है, ये भी हमारा सैंस सेरिफ फॉन्ट्स है, इसमें कोई फिनिशिंग स्ट्रोक नहीं है। तो ऐसी फॉन्ट जिसमें फिनिशिंग स्ट्रोक नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंस सेरिफ, और जिसमें फिनिशिंग स्ट्रोक है उसे क्या बोलते हैं, सेरिफ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये लास्ट टॉपिक इस वीडियो का था।
अब हम लोग अगले वीडियो में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए, यू आर वॉचिंग कॉमटेक एडू टीवी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों, आपको अगला वीडियो जरूर मिलेगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।